Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the case of S.R. Bomai versus Union of India, AIR 1994 SC 1918. We will start with video lecture with the facts of the case, followed up with the issues involved and the arguments made by both the counsels. Later on, we will discuss the verdict of Supreme Court, and in the conclusion, we will provide our own case summary. So now, without further ado, let's look into the PPT. So as you guys can see now we have jumped into the PPT of SR Bomai versus Union of India case. सबसे पहले जो है हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। एसआर बोमई जी जो हैं वो स्टेट ऑफ कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे, जिनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था फ्रॉम दी अगस्त 1988 अप एंड अंटिल अप्रैल 1989, जहां पे वो जनता दल पार्टी के साथ जुड़े हुए थे एंड विथ मेजोरिटी उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को जो है एक्वायर किया था। बट इन अप्रैल 1989 इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ऑर्डर मिला दैट इनकी पार्टी को डिसॉल्व किया जाता है अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिसे इम्पोज किया जा रहा है एंड आपको आपकी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी एंड यहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट का रूल चलेगा। इस चीज के सामने में प्रेसिडेंट का रूल लाने के लिए स्टेट गवर्नर के पास डायरेक्शंस भेजे गए थे, रिपोर्ट्स भेजी गई थी, ऑन विच द proclamation was made that president's rule will be applicable in the state of Karnataka. एसआर बोमई जी ने जो है इस चीज के सामने गवर्नर के सामने एक प्रस्ताव रखा दैट मुझे किस ग्राउंड के अंदर या किस किस रीजंस की वजह से मुझे मेरी कुर्सी से हटाया जा रहा है। गवर्नर ने जो है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की as to why he is being removed from the post of chief minister of the state of Karnataka. इस चीज के सामने एसआर बोमई जी ने एक रिट पिटिशन फाइल की बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। द सेम रिट पिटिशन वाज dismissed by the high court. Later on, एसआर बोमई जी शिफ्ट हुआ टू द सुप्रीम कोर्ट। वंस अगेन वहां पे जाके उन्होंने केस फाइल किया एंड ये सेम इशू को वहां पे उन्होंने एड्रेस किया। It took more or less 5 years for Supreme Court to arrive at a particular judgment. Other than this, the Supreme Court was also called upon by the central government to choose the legitimacy of 5 different declarations in the same kind of matters in the state of Meghalaya, Nagaland, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan. तो ऐसे कुछ एक स्टेट्स में भी सेम इश्यूज चल रहा था एंड ये सभी मैटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट के पास शिफ्ट की गई। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं व्हाट इज आर्टिकल 356। जैसे ही हमने फैक्ट्स के अंदर पढ़ा दैट आर्टिकल 356 के अंडर में प्रेसिडेंट का रूल जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। इन नटशेल, जब कभी भी एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर एक स्टेट का ख्याल नहीं रख सकते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, let that be political problems or some social issues due to which there are certain riots and other issues involved. ऐसे कुछ सिनारियोस के अंदर अंडर आर्टिकल 356 the president of India can take control of that state in the meantime up and until the new chief minister and the new government has been established. तब तक के लिए वहां पे प्रेसिडेंट का रूल जो है एप्लीकेबल किया जाएगा। बट इस चीज का
मेन यूज इस हिसाब से था दैट किसी भी एक स्टेट के अंदर जो है पॉलिटिकल इश्यूज को रोकने के लिए इसे एप्लीकेबल किया जाए, बट ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिकल डिफरेंसेस, जो हमारा इंडिया का फेडरलिज्म सिस्टम है, ड्यूअल सिस्टम है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेटली एंड कोरिलेटेडली फंक्शन करते हैं फ्रॉम ईच अदर। जब जब जरूरत पड़ती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को लिया जाता है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इक्वल पावर्स हैं विच आर लिमिटेड टू देयर टेरिटरी। बट इस चीज का जो है मिसयूज ज्यादा हुआ है। ठीक है, एसआर बोमई जी का केस भी एक सेम केस है कि जहां पे उन्हें विदाउट एनी काइंड ऑफ वैलिड रीजंस, इवन दो वो मेजोरिटी से जीते थे, फिर भी उन्हें उनकी गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया गया। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का जो पर्पस था वो काफी जो है पॉलिटिकल इश्यूज को रोकने के लिए था, बट इस चीज ने पॉलिटिकल इश्यूज को और बढ़ावा दे दिया है। ठीक है, समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में किस किस इश्यूज के बारे में बात की गई थी। सबसे पहला है दैट वेदर जुडिशियल रिव्यू एंड आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lie in the scope of presidential proclamation stated under article 356 of Indian constitution। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू यही था कि आर्टिकल 356 के अंडर में जब कभी भी एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन किया जाता है, क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, या तो फिर उसके ऊपर आर्टिकल 13 की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरा इशू दैट what does the phrase a situation has arisen in which the government of state cannot be carried on or as per the provisions of the constitution mean as stated under article 356(1)। सेकेंड इशू का मतलब यही है दैट ऑन विच सिचुएशंस, यहाँ पे जो वर्ड सिचुएशन मेंशन किया गया है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ऐसी कौन कौन से सिचुएशंस के अंदर जो है आप एक चीफ मिनिस्टर को उनकी कुर्सी से हटा के वहां पे एक प्रेसिडेंशियल रूल को जो है एप्लीकेबल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 356 क्लॉज 1। तीसरा इशू ये था दैट वेदर इज इट पॉसिबल टू क्वेश्चन द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एंड व्हाट इम्पैक्ट does the acceptance or rejection of these houses have on the proclamation within 2 months of the date of proclamation। कि जहां पे थर्ड क्वेश्चन इस हिसाब से फ्रेम हुआ था दैट अगर किसी भी एक प्रकार का प्रोक्लेमेशन है, अगर वो बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने उस पे अग्री या डिसअग्री किया है एंड 2 महीने बीत चुके हैं इस बात को, तो इस प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या रहेगा, क्या ये वैलिड प्रोक्लेमेशन रहेगा या फिर ये इनवैलिड रहेगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट्स, जहां पे सबसे पहला कंटेंशन ये था दैट एस आर बोमई जी ने जो है अपनी सरकार एक मेजोरिटी से वहां पे बनाई थी इन द ईयर 1988। ठीक है, दैट द प्रेसिडेंशियल रूल इट वाज अ मैलिफाइड पॉलिटिकल एक्ट, कि जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो है कंट्रोल लेना चाहते थे। वहां पे उन्होंने एक और चीज फर्दर मेंशन की कि जहां पे वाइड स्प्रेड अनरेस्ट एंड केसेस ऑफ टॉर्चिंग एंड लूटिंग वर हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये एक ग्राउंड नहीं बनता है कि आप एक चीफ मिनिस्टर को वहां से हटा के प्रेसिडेंशियल रूल एप्लीकेबल कर दें। ये छोटे मोटे जो टॉर्चिंग एंड लूटिंग के केसेस होते हैं वो पॉलिटिकल डिसबिलीफ की वजह से लोगों में अक्सर होते हैं और काफी सारे स्टेट के अंदर होते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप वहां से सीएम को हटा के प्रेसिडेंशियल रूल को जो है एप्लीकेबल कर दें। फर्दर मोर दे आर्ग्यूड दैट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया कि कौन से ग्राउंड्स पे या कौन से बेसिस के ऊपर या कौन से लॉ पॉइंट के ऊपर ये सब एक्शंस लिए जा रहे हैं और कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है। ये सब चीजों के बारे में यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया।
The same is supported by Article 74 Clause 2, as argued because the Union of India is not and cannot discharge its duties. ठीक है? Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. अभी हम समझ लेते हैं रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स, कि जहां से सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने ये चीज बोली थी दैट ये रिपोर्ट्स जो है वो कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकते. ठीक है. दूसरी चीज दैट गवर्नर को इस सभी प्रोसीडिंग से इम्यून रखा जाता है अंडर आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब डिसीजंस जो है जिसमें प्रेसिडेंट ने जो है अपना खुद का असेंट दिया है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के असिस्टेंस के थ्रू लिया गया है. एंड इस वजह से उन्हें इम्यून कर दिया जाए. थर्ड थिंग इज दैट प्रोक्लेमेशन जो हुआ है, जो चीज डिसाइड हुई है अंडर आर्टिकल 356, उसे भी हम चैलेंज नहीं कर सकते. फर्दर मोर दे स्टेटेड दैट कि गवर्नर की जो रिपोर्ट है उसे हम पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं, बट उसके अलावा हम कुछ भी चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते टू द पब्लिक. उसके बाद उन्होंने एक और चीज आर्ग्यू की दैट एडवाइज्ड प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू बाय एनी कोर्ट, कि वहां पे जो एडवाइस भी दी गई थी, जिसकी जैसे प्रेसिडेंट जो है कंक्लूजन के ऊपर आए थे दैट एसआर बोमई जी की सरकार को वहां से हटाया जाए एंड प्रेसिडेंशियल रूल को एप्लीकेबल किया जाए, इस एडवाइस को भी कोर्ट के अंदर इंक्वायर्ड नहीं किया जा सकता है. Furthermore, they have stated that while arriving onto this particular and tough decision, the government has checked all the facts and conditions in the state before submitting the report. जहां पे उन्होंने हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज किया, स्टडी किया था दैट एक्चुअल में एसआर बोमई जी की सरकार जो है कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं है टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, and that there is a need of presidential rule to maintain the peace and equality. इसी वजह से इन्होंने फर्दर यही कंटेंट किया दैट इट वाज अ लेजिटिमेट डिसीजन, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ है. ठीक है. फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है आफ्टर 5 years एक जजमेंट जो है हमें प्रोवाइड किया, स्टेटिंग दैट जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के पावर्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है. आप डायरेक्टली जाके ऐसा नहीं बोल सकते दैट ये कल से आप जो है सीएम की कुर्सी छोड़ दें एंड वी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आवर प्रेसिडेंट विल प्रोक्लेम दिस रूल. ऐसा आप वहां जाके नहीं बोल सकते. देयर शुड बी अ सेट ऑफ प्रोसीजर. प्रोसीजर ये रहेगी दैट इन एनी सिनेरियो अगर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया है दैट यू शुड गो फॉर द प्रोक्लेमेशन, तो अगर ये ऑर्डर 2 महीने के अंदर पास हो गया, then and then only the presidential rule can be applicable. For example, in the state of Gujarat,
सपोजिवली एक प्रेसिडेंशियल रूल को अगर एप्लीकेबल करना है तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट का असेंट होना चाहिए एंड ये सब चीजें विद इन 2 मंथ्स हो जानी चाहिए, तो ही प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को जो है एप्लीकेबल माना जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। एंड वो 2 महीने के बाद जो रूलिंग पार्टी है स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर, उनको बोला जाएगा कि आप वापस से अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली कंटिन्यू कीजिए और आपके जो भी फंक्शंस हैं आप वापस से कर सकते हैं। लेटर ऑन दे ऑल्सो मेंशन दैट आर्टिकल 356 is also susceptible to judicial review according to the Supreme Court. केस समरी, यहाँ पे जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इट इज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क केसेस हैविंग अ सिग्निफिकेंस ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स, कि जहां पे सेंटर एंड स्टेट के बीच चल रहे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसे कम करने के लिए, आर्बिट्रेरीनेस को रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर जजमेंट जो है प्रोवाइड किया गया था। फर्दर मोर आर्टिकल 356 का यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन हुआ था, प्लस वहां पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है उन्हें भी इम्पोज किया गया था। बट यहाँ पे इस चीज के ऊपर कोई भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो नहीं किए गए थे, बट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड। सो दिस वे particular cases like this can definitely make a difference in the political aspect of federalism, कि जहां पे हम ड्यूअल या फिर डिसेंट्रलाइज्ड पावर एंजॉय करते हैं, दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों के बीच में बैलेंस लाने के लिए ये केस काफी जरूरी था। ठीक है, सो बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर। If you guys like this video, then please drop a comment and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you want to understand more out of these video lectures, then you can log on to our website judicialdream.com, where you will find descriptive answers of cases like this. Furthermore, you will also find a lot of descriptive answers of other law topics, followed up with their MCQs. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.